आफ्टरनून। ओके, सो कहाँ तक हो गया था हमारा, कोई बताएगा? हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ओके ओके सर सर आपने कल चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दिया था। चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों से बन गया चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो बहुत सारों के सॉल्यूशंस आए हैं मेरे पास। कुछ बहुत करीब तक पहुंच के नहीं कर पाए, तो बहुत सारों ने तो कर लिया, मतलब मैंने देखा 8-10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई बताएगा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट। If complex number z satisfies the inequality हाँ, log in base 1 upon root 2. एक सेकेंड। हाँ, log बेस में 1 अपॉन रूट 2। आगे सर mod z square plus 2 mod z plus 6 upon 2 mod z square minus 2 mod z plus 1 is less than 0, then 2 z mod z belongs to square, 0. 2 mod z Mi- square minus 2 हाँ, mod z plus 1 प्लस 1 bracket close is less हाँ, than 0, लेस देन 0। ओके, then mod z belongs to देन mod z बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को जरा फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट स्टिल देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की, जरा वो देख लेते हैं। लॉग ए इक्वल टू एक्स होता है, मतलब इक्वल टू में अगर मैं y लिखता हूं और इधर x लिखता हूं, ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये याद रखना प्रॉपर्टी। अब अगर अगर मैं यहां पे अब इनइक्वालिटी लगा देता हूं, ठीक है, तो नाउ इट विल डिपेंड अपॉन a। अगर a मेरा 0 to 1 होगा तो साइन विल चेंज। ये कुछ चीजें रिकॉल करवानी थी मुझे, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी है इसमें। तो साइन विल चेंज, तो ये हो जाएगा a रेज टू y। बट जैसा कि सभी को पता होगा, लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग के अंदर जो इनपुट में जाता है x, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये भी लगाना पड़ेगा। अगर a मेरा फ्रैक्शनल है तो साइन ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी। ठीक है, और कभी भी लेस मतलब ऐसा नहीं कि माइनस इनफिनिटी तक चले जाएगा लेस में, ग्रेटर देन 0 तो जरूरी है, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव, लॉग के अंदर इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है इनपुट। ठीक है, रेंज तो उसकी r होती है। चलो, ये हो गया पॉइंट। इसी में अगर मैं एक और केस ले लूं, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो नो चेंज। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द साइन। तो ये बन जाएगा log x बेस में a ग्रेटर देन y, तो इधर आ जाएगा a रेज टू y। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 तो करने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो मतलब वो 0 से तो बड़ा होगा ही। सही, ये पॉइंट हो गए। इसके बाद अगर मान लो इसी केस में अगर 0 से 1 में साइन ऐसी होती तो क्या करते हैं? नो, देयर विल बी चेंज इन द साइन, तो क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन y, साइन चेंज हो गई ना। लेस था तो क्या बन गया? ग्रेटर बन गया। अब ग्रेटर देन 0 करने की नीड नहीं है। और यहां पे अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं, a ग्रेटर देन 1 है, अगर मैंने लिखा ग्रेटर देन तो ले लिया, लेस देन होता लेट सपोज, तो x हो जाएगा लेस देन a रेज टू y। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा रहेगा। मतलब a ग्रेटर देन 1 में नो चेंज इन द साइन। अगर बेस फ्रैक्शनल है तो साइन विल चेंज, ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर। ठीक है, और अगर लेस कभी भी होगा, जैसे कि यहां पे एक गलती हुई है, बताओ क्या ये सही लिखा है? सही तो है, नो चेंज इन द साइन, बट हमें क्या लगाना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या ये सभी बच्चे याद कर लेंगे ये बेसिक प्रॉपर्टी? yes sir। ठीक है, बेस पे सब कुछ डिपेंड करेगा, साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इंटरचेंज होगी कि नहीं होगी। अगर इक्वालिटी भी साथ में होता तो सब में इक्वालिटी आते जाती, पर x ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, 0 पे इक्वालिटी नहीं आ सकती। और अगर सिर्फ इक्वल है तो x इक्वल टू a रेज टू y। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इधर ही लिख लेते हैं फटाफट।
log बेस में 1/√2 सर हाँ बेटा बोलो। log x बेस a है, फिर लेस देन a raised to y क्यों लिखा है? ये नहीं पढ़ा तुमने ये? नहीं नहीं, जो थर्ड स्टेप है ना उसका, ये वाला फिर a ये raised to थर्ड y स्टेप नहीं है, दो बार लिखा है। ये अलग से चीज बोली है मैंने। सॉरी, पहले ये लिखा था मैंने, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था। अगर तुम अटेंटिव हो गए तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने कैसे लिखा था। पहले वो दोनों केस समझाए थे, फिर उसके बाद उसी में एक और केस साइन बदल के मैंने बताया था। तो इसमें हमेशा साइन चेंज होगी अगर फ्रैक्शनल है तो, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो नो चेंज इन द साइन। ग्रेटर तो ग्रेटर, लेस तो लेस, पर जब भी लेस हो तो ग्रेटर देन 0 भी आता है, ये तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन की। लॉग बेस में 1/√2। अब अगर बेस में 1/√2 आया है तो जरा मुझे बताओ 1/√2 ग्रेटर देन 1 होता है कि फ्रैक्शनल होता है? फ्रैक्शनल होता है, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल होता है सर। तो जब ये पावर में जाएगा इधर, a मेरा 1/√2 है ना, तो साइन विल चेंज। तो जो लेस है वो बन जाएगा ग्रेटर। अगर ग्रेटर होता तो लेस आता, और लेस आता तो ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ता। ये मैंने अभी तुम्हें बताया। चलो इसको उधर ले जाओ। और अगर हर जगह मॉड z चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना उसको क्या मान ले, t अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो t² प्लस 2t प्लस 6 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये आ गया। पावर में 0, वो उधर जाके 1 हो गया, ये आ गई टर्म। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। तुम्हें पता है ये बेस क्या है, ये डिनोमिनेटर की टर्म क्या है? इस डिनोमिनेटर का d 0, इसका d लेस देन 0 है। तुम करके देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, b² माइनस 4ac। अगर d लेस देन 0 होता है और कोफिशिएंट ऑफ x² से ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जिसका d लेस देन 0, a लेस देन 0, वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होती है। ये हमने फंडामेंटल क्लास में भी देख चुका है और अलग से भी क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, और अलग से भी पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ था। तो क्या मैं इस पूरी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिकॉज इट्स साइन इज डिसाइडेड। अगर ये नेगेटिव भी हो सकता होता, अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों पॉसिबल होता, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, अगर दोनों पॉसिबल केस हो जाते जैसे कि d ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है, तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये फंडामेंटल में हमने समझा था, क्योंकि जिस डिनोमिनेटर की साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती, वी कांट क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, बिकॉज अगर वो पॉजिटिव साइन विल नॉट चेंज, अगर वो नेगेटिव साइन विल चेंज, तो उसको पता ही नहीं चलेगा इनइक्वालिटी को कि मुझे बदलना है कि नहीं बदलना है। बट यहाँ पे तो फिर क्या करते थे, उसमें एक तरफ लेकर आते थे और एलसीएम लेते थे। ये मैंने सभी को पढ़ा दिया है, याद है सबको ना ये पॉइंट, कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते कब नहीं करते हैं? बच्चों को भी करवा दिया है, ये बेसिक फंडामेंटल मैंने सबको पढ़ा चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मैं कर सकता हूं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। तो t², ये वाली कंडीशन के कारण, तो t² प्लस 2t प्लस 6 इज लेस देन 2t² माइनस 2t प्लस 1। सबको इधर ले आओ, t² माइनस 4t 1 माइनस 6 माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं? हाँ बोलो। वो साइन चेंज नहीं, क्या क्या वापस बोलो। साइन चेंज नहीं होगी वो, कौन सी साइन? इसकी साइन? तो अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, तुम ये बोल रहे हो, बिल्कुल साइन चेंज होगी, क्योंकि लेस था तो ग्रेटर अभी हमने पढ़ा, वो मैंने गलती से साइन चेंज नहीं करी, ग्रेटर देन हो जाएगा। और अगर साइन चेंज होगी तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगी, ये भी बन जाएगा। तो फिर ये साइन क्या बन जाएगी यहाँ पे? लेस देन हो जाएगी। तो फैक्टर्स किस में टूट रहा है ये? बोलो जरा। t+1 and t-5, 1 and -5 लेस देन 0। वेवी कर्व के अकॉर्डिंगली यहाँ पे -1 है, यहाँ 5 है, तो ये बन गया। ठीक है, बट याद रखना हमें तो मॉड z का इंटरवल पूछा था, तो जो हमेशा पॉजिटिव। सर वो 0 से 5 तक हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल। पहले तो मैं ऐसा लिखूंगा, t मतलब मॉड z हो गया, पर हमें पता है कि मॉड z तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है।
तो मॉड z हमारा सिर्फ लेस देन 5 भी लिख सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं भी लगाओ तो भी वो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या अगर ऐसा भी लिख दोगे 5 पे ओपन तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, क्लोज 0 से 5 ओपन, क्लोज 0 से 5 ओपन। अगर किसी को लग रहा है ऐसा 0 होगा कि नहीं तो एक बार z को 0 रख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल रही है। ये हो गया। एनी डाउट? ये एक बेसिक जो थ्योरी थी वो मैंने सभी को वापस से बढ़ा दिया है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब अपन सीक्वेंस सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। जवाब दो। नो सर। ठीक है, चल जस्ट अ मिनट। सर हाँ बेटा बोलो। सर कल वो लास्ट का हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक बार फिर से बता सकते हैं, एपी के साथ रिलेशन। वापस से बोलो, वापस से बोलो। सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एपी के साथ रिलेशन फिर से बता सकते थे आप एक बार? बिल्कुल, देखो इधर अगर कोई टर्म्स हमारी अप टू an HP में है तो व्हाट डू यू मीन बाय HP? जिसका रेसिप्रोकल किस में होता है बोलो? एपी। एपी। ठीक है, या वाइस वर्सा, किसी भी एपी सीरीज का रेसिप्रोकल करोगे सब टर्म्स को तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगा। अब अगर हमें ये an निकालना है, HP का निकालना है, तो हम पहले 1 अपॉन an निकाल सकते क्योंकि वो एक AP बनेगा। तो 1 अपॉन an इज इक्वल टू nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ व्हाट इज d हियर? कॉमन डिफरेंस, या 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा 1 अपॉन an आ गया, तो an कितना होगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया। और फिर हमने एक पॉइंट और क्या पढ़ा था कि सम कभी भी निकल सकता है क्या एचपी का? नहीं। नो सर। मतलब अपन ग्रेजुअली नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बट कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये हमने देखा था। आयुष क्लियर हो गया? बस इतना ही हमने पढ़ा था अभी तक फिलहाल। कोई एचपी है, रेसिप्रोकल एपी में होगा, अगर एपी में तो एपी की जनरल टर्म तो लिखना आती है, उसकी मदद से अपन एचपी की निकाल लेंगे। कैसे? 1 अपॉन an निकालो फिर उसका रेसिप्रोकल कर लो। बस याद रखना यहाँ पे d a2 माइनस a1 नहीं है, ये है। ये सब चीजें याद रखना, जैसा लिखा है वैसे ही याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद चलो हमने यहीं पर ही एंड किया था, तो इसी के बाद हम कुछ स्पेशल सीरीज भी देख लेते हैं। ठीक है, तुम खुद ही बताओगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n की सीरीज का फॉर्मूला देखते किस किस को कितना कितना याद है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब, और आखिरी 1 रेज टू 4 प्लस 2 रेज टू 4 प्लस 3 रेज टू 4 प्लस 4 रेज टू 4 अप टू n रेज टू 4। ये एनसीईआरटी में 3 तक दिया है, 4 वाला तुम्हें याद रखना है, 4 वाला कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, कब तक? n तक रखो। तो ये दूसरे वाले को मैं बोल सकता हूं 1 टू n r स्क्वायर, तीसरे वाले को बोल सकता हूं मैं 1 टू n r क्यूब, और ऐसे चौथे वाले को मैं बोल सकता हूं 1 टू n r रेज टू 4। क्या कोई इन चारों की वैल्यूज मुझे बता सकता है? किस किस की वैल्यूज तुम्हें आती है बताओ, जिसकी भी आती बताते जाओ। बोलो। फर्स्ट वाले की तो n और फिर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ओके गुड, चलो ये तो करेक्ट है। दूसरा सर सेकंड की n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। नहीं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होती है। चलो ये भी हो गया। आर क्यूब का कोई बताओ, अगर किसी को आर क्यूब का आता है तो।
नहीं याद, जबकि हमने पढ़ा ही है ये, मैंने फंक्शन चैप्टर में अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में बताया था बेटा, रिवाइज करो, AITS बहुत नजदीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड वाले में, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ r जो हमने निकाला था ना, उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसको अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 4, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और बचता है, पावर 4 वाला क्या होगा, ये याद रखनी सभी को वैल्यूज, ठीक है। पावर 4 वाला क्या होगा, किसने पढ़ा है? समेशन ऑफ r स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कब से होने लग गया? ऐसे तो r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब होता है। इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीसरी सीरीज मिलेगी। बोल मत देना किसी को ऐसा, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30, ये होती है सीरीज, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30, ये सभी को याद रखना है। क्या ये चारों सीरीज तुम याद कर लोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट क्या तुम याद कर सकते हो ये सभी सीरीज? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। आर क्यूब का समेशन, आर रेज़ टू 4 का समेशन, आर स्क्वायर का समेशन और समेशन ऑफ आर, ठीक है। ये चारों वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और, अगर किसी कांस्टेंट का ही एडिशन करना है, मान लो 1 को ऐड करना है मुझे, आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n, तो वैल्यू कितनी होगी? 1 का एडिशन फ्रॉम 1 टू n, 1 को n बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? n। अगर कोई दूसरा कांस्टेंट हो गया, मान लो 2 का पूछा तुमसे, तो कितना हो जाएगा? 2 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो 2 इंटू n। पर इसमें एक चीज और याद रखना, अगर 0 से शुरू हो और 1 का पूछूंगा तो n प्लस 1, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था तुम्हें। ऐसे ही अगर 0 से लेके n तक जाएगा, अगर 2 का करूंगा तो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, 2 कितनी बार आएगा? n प्लस 1 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से n तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है? कल शायद मैंने बताया भी था तुम्हें, n प्लस 1 टर्म्स होती है, ठीक है। और 1 टू n में n टर्म्स होती है। ये तो खैर छोटे मोटे कॉन्स्टेंट्स का सम था, तुम उतनी बार लिखोगे मतलब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही तो टर्म है। बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट जैसे इन जनरल करना हो तो k का सम करना है फ्रॉम 1 टू n पूछता हूं तो n टाइम्स ऑफ k, n के कांस्टेंट ये k प्लस k प्लस k प्लस k अप टू n टाइम्स k इंटू n, जितनी बार जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी स्पेशल सीरीज हो गई। अब जो एक बेसिक थ्योरी और आती है, जिसके बाद तुम पूरी आर.डी. शर्मा भी आराम से कर लोगे। हाँ बोलो सर, वो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 वाला क्या था? बेटा 0 से लेके n तक ऐड करूंगा तो कितना होगा? n प्लस 1 टर्म्स होगी। 0 से लेके n हमने पिछली बार भी देखा था ना, तो 1 का कितनी बार ऐड करेंगे अपन? n प्लस 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसकी भी थ्योरी फटाफट देख लेते हैं। फिर अपन अपकमिंग लेक्चर्स में पूरे हफ्ते फिर अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और तुम अपने लेवल पे फिर आराम से आरडी वगैरह खत्म करो, मॉड्यूल खत्म करो, सिंगेज खत्म कर सकते हो। थ्योरी लिमिटेड है बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अथाह है, मतलब मैं जितना पढ़ाऊं उतना कम है इस चैप्टर में, तो ऐसा है, ठीक है। तो एएम जीएम एचएम को अगर हम समझते हैं, मैंने शायद तुम्हें थ्योरी भी दे दी थी इसकी, आई होप तुमने पढ़ा होगा, बट मैं एक एक बार अब ब्रीफ करते जाता हूं फटाफट वापस से, क्योंकि इसमें मुझे वो एक एनसीईआरटी का पार्ट भी लेना, इंसर्ट एंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड ऑल, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एएम। एएम होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अगर मैं बात करता हूं दो नंबर्स a, b, तो इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
अगर मैं 3 नंबर्स दे दूं तो 3 A नंबर्स plus B plus C by 2 a plus b 3 plus c by 3 ये By होगा 3. मेरा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्या अरिथमेटिक मीन का एपी से कोई लेना देना है इन जनरल? बिल्कुल भी नहीं, इसका नथिंग टू डू विथ एपी। कोई भी तुम्हें नंबर्स दे दे उसका हम अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाल सकते हैं, जस्ट अ मीन। ठीक है, नंबर्स का याद रखना, जैसे मैंने दे दिया 1 3 और 4 या 1 3 और 14, ये एपी में नहीं है, पर क्या अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इन तीनों का सम अपॉन में, बोलो, इन तीनों का सम number अपॉन of में, sums हाँ, number of अपॉन में sums टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ एपी। एपी से रिलेट मत कर लेना, एएम मतलब एपी होता होगा सर, दोनों का ए मैच कर रहा है, तो बेटा मैच करने से नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, बट हाँ, अगर तुम्हें दे दिया जाए कि एपी में है, मतलब इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म्स हमारी एपी में है तो हम क्या करेंगे बताओ? अगर 3 टर्म्स हमारी एपी में है तो मिडल टर्म आएगा ना शायद। हाँ देखो, देखो आप कैसे करेंगे। तो अगर ये तीनों टर्म्स एपी में तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करने में बीच का आएगा ना, हाँ हाँ, a plus c by 2। अरे बेटा अच्छा, वही तो बोल हाँ। रहा हूँ मैं भी। ठीक है, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b होता है, c माइनस b, b माइनस a इक्वल टू c माइनस b होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो एक तरफ ले जाओ, तो मुझे मिल गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, अब 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया, तो मैं b को क्या लिख सकता हूं फिर? a प्लस सी बाई 2, इस a प्लस सी बाई 2। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म? हम बोल सकते हैं कि अगर, बिल्कुल, अगर a कॉमा b कॉमा c एपी में है तो a कॉमा c का अरिथमेटिक मीन होगा क्या? b। अगर a b c एपी में है तो a c का अरिथमेटिक मीन b होगा। क्यों? अगर एपी में होता है तो ये होता है, हमने पढ़ा भी है 2b इक्वल टू a प्लस सी या b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। नाउ a प्लस सी बाई 2 क्या है? a और c का अरिथमेटिक मीन। ये पढ़ा भी अपन ने, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो एक छोटी सी थ्योरी हो गई एपी में, पर am का एपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर एपी में दे तो बीच वाली टर्म ही हमारी am हो जाती है, फिर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? ठीक है, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, हाँ बोलो। ऐसा कुछ है कि एएम हमेशा बड़ा होता है, फिर जीएम, फिर एचएम। हाँ बेटा, तुमने वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदित्य। बेटा हमने ये पढ़ चुका है, तुम तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या ये हमने नहीं पढ़ा? मैंने उसके नोट्स हाँ भी सर, दे दिए। कंफर्म कर रहा हूँ। अरे कंफर्म नहीं होता है बेटा, ये हमने पढ़ चुका है। तुम एक बार नोट्स पढ़ो, मैंने ग्रुप में भी भेज दिया है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी भेज दी है, सब भेज दिया है। ये होता है, बट ये अभी हम नहीं देख रहे, ये मैंने तुम्हें पढ़ा भी दिया है। अभी हम दूसरी चीजें देख रहे हैं जो तुमने नहीं पढ़ी है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स a कॉमा b। 2 नंबर्स के बीच में अगर हमें एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे? ये शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा हो। ठीक है, वही चीज हम वापस से देखते हैं। तो इसमें कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। ए और बी के बीच में कितने इंसर्ट करने हैं, बोलो? कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 2 and अरे बेटा 2 कहाँ लिखा है? तुम्हें दिखता भी नहीं है क्या आजकल? मैं बोल रहा हूँ बार बार एन एन एन, तुम्हें 2 2 2 दिख रहा है। n sir n एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो ए और बी के बीच में कितने इंसर्ट करूंगा? एन अरिथमेटिक मीन। ध्यान दो जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं उनको अपन A1 A2 A3 A4 अप टू AN। बोलो, कैन वी अज्यूम इट लाइक दिस? yes sir ठीक है, ये सभी नंबर्स हमारे इस टाइप से हम बोल सकते हैं। A और B था, उसके बीच में जितने भी मैंने A1 A2 A3 बोल रहा हूं, ये सब क्या है? मेरे अरिथमेटिक मीन्स है। कितने अरिथमेटिक मीन्स है टोटल? ये टोटल n है। तो आप कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यूज? तो जरा आप कुछ चीजें याद रखना।
सबसे पहली चीज, अगर हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो ये पूरी सीरीज किस में होती है, हमेशा याद रखना किस में होती है। जब भी हम दो नंबर्स के बीच में इस टाइप से अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो वो सीरीज किस में होती है, बोलो जल्दी, एपी में। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि एबीसी एपी में हमने देखा था, तो बी क्या था, अरिथमेटिक मीन था, वाइस वर्सा। ए और सी के बीच में हमने बी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करा, तो एबीसी किस में होगा, एपी में होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज एपी में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इस एपी में, जवाब दो। इस पूरे एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सोच के बताओ। n+2 n+2 बिल्कुल सही, n तो बीच में इंसर्ट करे हैं और a और b को भी ऐड कर लेंगे तो n+2 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, AP हो गया और n+2 हो गया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो A1 निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें A तो गिवन है, तुम्हें B गिवन है, A1 निकालने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए, अगर ये AP में है तो मैं फटाक से A1 निकाल लूंगा, अगर मुझे D छोड़ देते। D बिल्कुल सही, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो स्मॉल a प्लस डी हमारा A1 हो जाएगा, सेकंड टर्म। तो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, ये पूरी ये B देके रखा है ना हमें, तो B इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये n+2 टर्म है, n+2 टर्म है B। ठीक है, तो B इज इक्वल टू A प्लस n+2 -1 into D। कैन वी राइट लाइक दिस, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n+2 है और AP की जनरल टर्म तुम्हें पता ही है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 into D होती है। तो n+2 टर्म कौन सी होगी, ये होगी, और वो B दिया हुआ है। इतना क्लियर है, यस ऑन यस सर। तो इससे मेरे ख्याल से तुम्हें D मिल जाएगा, और D किसके बराबर आया, बोलो, B माइनस A अपॉन n+1 हो गया। A को LHS में ले जाओ, n+2 -1 मतलब n+1 डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आ गया B माइनस A अपॉन n+1 विच इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब ये भूलना मत, तो अगर कॉमन डिफरेंस आ गया, A पता है B पता है, तो जरा A1 बताओ कितना होगा, A2 बताओ, A3 बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A1, A plus D. A प्लस डी, और D की वैल्यू यहां से उठा के रख देना। A2 क्या होगा, A प्लस 2D। A3 क्या होगा, A प्लस 3D। ऐसे AN क्या होगा, A plus ND। ND देख लो ना एक बार, वो बीच पहले की टर्म में टोटल n+2 है, ध्यान से देखना। ठीक है, या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से अगर देखा जाए तो B भी क्योंकि गिवन है, यस सर। मैं पीछे आ गया D, अरे आगे प्लस D करूंगा तो आगे बढ़ोगे, माइनस D करूंगा तो उसी AP में पीछे आते जाओगे, तो B से बस कॉमन डिफरेंस एक पीछे जाऊंगा तो AN मुझे मिल सकता है। तो इस टाइप से हम सभी अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो तुम्हें याद रखना अल्टीमेटली B माइनस A अपॉन n+1, ये पूरी सीरीज AP में हो जाएगी जब मैं इंसर्ट करूंगा, एंड दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी हमारी n+2। एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एनसीईआरटी में तो ये थ्योरी पूरी गिवन है, मैंने वो ब्रीफ कर दिया, बोलो यस सर। करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लो, बहुत इजी सा, बहुत इजी सा। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में हमें 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो बहुत इजी है, या तो पूरा प्रूफ से भी जा सकते हो, प्रूफ से नहीं डायरेक्ट लगाना तो कर सकते हो क्योंकि ये एनसीईआरटी में थ्योरी गिवन है। ए मेरा किसके बराबर हो गया, जरा बोलो, व्हाट इज A 2, व्हाट इज B 2 6, एन किसके बराबर हो गया 4, जितने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी मेरी 4 इंसर्ट करे तो 6 टर्म्स हो जाएगी, हमें उस पर नहीं जाना है अभी कुछ भी। ठीक है, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू C, N इक्वल टू 4। डायरेक्ट मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होता है, B माइनस से अपॉन फर्स्ट टर्म 14/5 है, तो 6 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4/5, ये आ गया। तो एनी डाउट टिल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ D, फॉर्मूला लगा दिया। तो जरा मुझे बताओ A1
ये हमारा ऐसी सीरीज बन रही थी कि 2, A1, A2, A3, A4, 6, ये बीच की सब वैल्यूज निकालनी थी, जिसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अभी पढ़ा, अभी हमने ये वाला b माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, बताओ A1 कितना होगा? A1 की वैल्यू 14/5, 19/5, 23/5, A1 होगा a प्लस डी होगा, तो अपना a किसके बराबर है? 2 प्लस 4/5, तो ये बन गया 14/5। A2 कितना होगा? a प्लस 2d होगा, तो 2 प्लस 4/5 इंटू 2, अभी हमने पढ़ा, तो 2 प्लस 8/5, 18/5। अब सिमिलरली a प्लस 3d लिखो या 6 माइनस d भी लिख सकता हूं, अभी हमने पढ़ा था, तो 6 माइनस 4/5 से निकाल लेते हैं ये वाला। 30 माइनस 4, 26/5। सर उसे A4 नहीं आएगा? क्या सर A4 नहीं आएगा उसे? है? अच्छा, सॉरी, A3 और है अभी, तो A3 को तो अपन को वैसे ही निकालना पड़ेगा, a प्लस 3d, वो तुम निकाल लेना। A4 को हम या तो a प्लस 4d से निकालेंगे और 6 माइनस d से निकालेंगे, तो 6 माइनस 4/5, 26/5, ये A4 है मेरा। ठीक है, वो मैंने A3 लिख दिया गलती से, A3 तो तुम निकाल लेना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं 1 या 2 मार्क में आएंगे, सभी कर लोगे? कैसे इंसर्ट करते हैं बोलो? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं अब हम, यस और नो? यस सर। यस और नो, ठीक है। अब ना एक थ्योरी है इसमें, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में शायद दिया हो या ना हो, आरडी में गिवन है और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी हम इस टाइप से ये जो इंसर्ट करते हैं ना अपन, एन अरिथमेटिक मीन, एन कितने भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स inserted between two positive numbers। हाँ, एक चीज और, जनरली ये जो हम डिफाइन करते हैं ना, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो एम जीएम में आगे जीएम आएगा ना, तो जीएम तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो खैर एपी में तो अपन पॉजिटिव वर्ड नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, पर जनरली हम पॉजिटिव तीनों में ही लगा के चलते हैं। ठीक है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन, ये जो बीच में जो इंसर्ट करे हैं, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं। ठीक है, इस इक्वल टू, जो सम आएगा इस इक्वल टू एन टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए कॉमा बी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जरा इस स्टेटमेंट को समझते हैं। पहली लाइन का मतलब क्या है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड। तो चलो एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दो, कौन कौन से, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कितना होगा बोलो, an होगा, यस और नो? ठीक है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड इस इक्वल टू लगाया, n टाइम्स कर दिया सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स मेरे a और b है, उनका अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन कितना होता है, a प्लस b बाई 2। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद रखना है, अपन अप्लाई करेंगे थोड़े समय बाद, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब देखोगे तुम, ये तुम कहीं पे भी देख सकते हो। एक और चीज, दिस प्रॉपर्टी तुम्हें प्रूविंग भी बता दूंगा कि क्यों करेक्ट है। वैसे तो तुम इसका प्रूविंग कर सकते हो, बताओ कैसे करोगे। a1 को क्या लिख सकते हो बताओ, a1 को a प्लस डी, a2 को a प्लस 2d, ऐसा पूरा लिख लेना, a बाहर कर लेना, d बाहर कर लेना, कुछ टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, और फिर तुम्हें एक और चीज पता है, ये तो तुम लिख लोगे, d क्या है, d b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली तुम्हें मिल जाएगा, ये प्रूफ है, तुम किताब में भी देख सकते हो, बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है, बट ये तुम्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी थ्योरी में बताना था
this property is also valid for any AP सीरीज ऑल्सो। ये प्रॉपर्टी किसी भी एपी सीरीज में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये नेट सीरीज किसमें होती है बताओ? ये किसमें होती है? हमेशा एपी में ही तो होती है, हमने पढ़ा था ये। तो अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। ये मैंने आखिरी में ऐसा नोट करके भी क्यों लिखा, मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12, मान लो ये लिखा। बताओ ये किसमें है? ये पूरी सीक्वेंस किसमें है? ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एपी में। एपी में। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 2 और 12 के बीच में ये जो 4 चीजें दिख रही है मैं इनको अरिथमेटिक मीन्स बोल सकता हूं? यस और नो? बोला था ना किसी भी एपी में एप्लीकेबल है, और अभी अपन ने देखा भी वो एक एपी बनाता है। तो ये 2 और 12 के बीच के नंबर सब अरिथमेटिक मीन में होंगे, ये तो कंफर्म है। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन सब बीच के होंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जवाब देना। दैट 4 + 6 + 8 + 10 कितने टोटल? ये 4, 4 अरिथमेटिक मीन है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू, मतलब 2 और 12 के बीच में कितने इंसर्ट हो रहे हैं? 4। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, बीच में जितनी टर्म्स होती है, जो अभी अपन ने देखा ही था जितने इंसर्ट होते हैं वैसे। तो 4 टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन 2 + 12 अपॉन में 2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है? तुम्हें पता चल जाएगा ये एपी yes, में। तुम करके देख लो, दोनों का सम निकाल के 28। बिल्कुल सही। तो ये दोनों सम सेम हो गए, मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ये एक एपी में भी एप्लीकेबल है। मतलब तुम देखो कितनी खास बात हो गई इस प्रॉपर्टी की। मान लो ये कोई A1, A2 अप टू AN तुम्हें एपी में बोल दे, ठीक है, तो तुम्हें पता है A2 से लेके AN-1 का तुम सम डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्या होगी उसकी वैल्यू बताओ? n टाइम्स, पर n यहाँ पे n होगा कि n-2 होगा? ये बीच का सभी का सम n-2। वेरी गुड, क्योंकि टोटल अगर n टर्म्स है तो बीच में n-2 टर्म्स होगी। n-2 टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन A1 + AN अपॉन में 2। देखो ये एक अलग फॉर्मूला मिल गया मुझे एपी का, इस टाइप का। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट है। जैसे कि तुम्हें दे दे, मान लो अब मैंने दे दिया तुम्हें A1, A2 अप टू A20, तुम्हें निकालना है समेशन ऑफ AR R गोइंग फ्रॉम 2 to 19। क्या इसकी वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हो? अभी जैसे हमने प्रॉपर्टी देखी ये एपी में है, एपी में वैलिड है सिर्फ। बोलो किसके बराबर हो जाएगी ये? A2 + A3 अप टू A19। कोशिश करो, जैसे अभी अपन ने बोला यहाँ पे भी 18 into A1 divided by 2। बिल्कुल सही, वेरी गुड। A1 9 + into A20, A1 plus बिल्कुल 9 into 9 टाइम्स ऑफ A1 + A20। अब तुम देख सकते हो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। वैसे तो तुम्हें नहीं पता होगी तो भी तुम उस एपी का क्वेश्चन को नॉर्मल एपी मान के पूरा दिमाग लगा के कर सकते हो, बट क्यों करें जब हमने एएम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और हमें पता है कि ये इंसर्ट करने के बाद वो नेट सीरीज एपी में ही होती है, और ये हमने प्रूव करके भी देख लिया कि जो एएम में प्रॉपर्टी थी वो एपी में भी एप्लीकेबल हो रही है। बस n क्या होगा उस प्रॉपर्टी में याद रखना, अगर टोटल 20 टर्म्स है तो बीच में 18 टर्म्स होगी, तो वो 18 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हुए, हम ऐसा बोलेंगे, तो n हमारा 18 हो जाएगा। बस तुम्हें इतना याद रखना है। सर हाँ बेटा बोलो। ये नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव में मतलब डिफाइन नहीं करते हैं, बस ये है। एपी में तो जनरली अपन बोलते भी है, पर जनरली अपन ये जो पढ़ते हैं ना, क्योंकि आगे कुछ इनइक्वालिटीज भी आने वाली है, सर तो एक ये चीजें अपन, हाँ मतलब तीनों को ही अपन इन जनरल पॉजिटिव के लिए अप्लाई करते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो वैसा लग सकता है कि सर हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें तो मीन लेना है, लगा सकते हैं, बट जनरली डिफाइंड हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही करते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए बताया। ठीक है, आगे बढ़े, यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। चलो, तो अब हम आते हैं
सर उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि हम पॉजिटिव में ही लगा नहीं सकते हैं? नहीं, वो बस ये है कि जब ये तीनों साथ में रिलेट होते हैं जनरली, ये तीनों टर्म्स, तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा। क्यों, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। जनरली मीन वगैरह अपन जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, वो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए ही करते हैं, इस टाइप से भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का जीपी से इन जनरल कोई लेना देना नहीं होता है, याद रखना। इसलिए मैंने फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा दिया था जीएम, यही रीजन था। अगर मैं बोलता हूं कि ये दो नंबर से a, b, और अगर ये इन नंबर्स का मैं तुमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछता हूं तो कितना होगा, √ab, और ab की पावर में 1/2। इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं a, b, c का ज्योमेट्रिक मीन बताओ तो वो कितना होगा, abc की पावर में 1/3। अगर मैं तुमसे पूछता हूं a, b, c, d का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, बोलो a, b, बोलो c, d अपॉन पावर में 1/4। तो a1, a2 अप टू an का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। जैसे वहां बाय n था, यहां सभी का प्रोडक्ट की पावर में 1/n, पावर में 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक थ्योरी हो गई। क्या इनके लिए इन नंबर्स का जीपी में होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो इन जनरल कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन बोले, सबको मल्टीप्लाई करो, पावर में 1/n कर दो। इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन डिसाइड होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से वही चीज, क्या, इफ a, सेम थ्योरी चल रही है, b, c आर इन जीपी। अगर दे दिए जाए कि ये तीन टर्म्स जीपी में है तो इसका क्या मतलब होगा, बोलो, b बाय a इक्वल टू c बाय b, क्योंकि ये कॉमन रेशियो होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो b² इक्वल टू ac हो गया, तो b इक्वल टू √ac हो गया। जैसा कि मैंने बोला, हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोल रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया। तो क्या ये ऐसा नहीं बन गया, ये वाली प्रॉपर्टी जैसा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये जीपी में है a, b, c, तो जो मिडिल वाली टर्म है b इज द, जैसे वहां अरिथमेटिक मीन था, यहां बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। क्या ऐसा बोल सकता हूं? अगर तीन टर्म जीपी में है तो बीच वाली जीएम होगी, ऐसा बोलेंगे अपन। ठीक है, वरना तो जीएम इन जनरल कैसे निकालते हैं नंबर्स का, वो हमें पता है। एनी डाउट? सेम थ्योरी इज गोइंग ऑन, यस और नो? क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़ी थी थ्योरी एपी में? एएम में क्या पढ़ी थी थ्योरी? इंसर्ट। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या आई थी, देखो, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन एंड ऑल, ऐसा पढ़ा था हमने। तो वही चीज यहां पे भी वापस आएगी। अब क्या लिखेंगे अपन हेडिंग, बोलो, इंसर्ट इन HM एंड ज्योमेट्रिक मीन। हाँ बिल्कुल वही आएगा, एक सेकेंड। इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a, b। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूं a, g1, g2, g3, अप टू gn, b। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? और मुझे इन्हीं की वैल्यूज निकालनी है, जैसे वहां पहले a1, a2 अप टू an लिखा था। यस और नो? जवाब दो। ठीक है, तो ये अब नेट सीरीज किस में होगी? यस सर। जीपी में, जैसे वहां एपी में था। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म्स फिर से हो जाएगी n+2। तो अब हम कैसे निकालेंगे? g1 g2 निकालना है तो अब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं, अब मुझे कॉमन रेशियो निकालना है, क्योंकि a और b तो हमें पता है, बस कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो g1 हो जाएगा ar। बोला था ना, a के बाद आता है ar, ar के बाद आता है ar², ये हमने देखा भी था। ठीक है, तो अब मुझे बस कॉमन रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये अगर जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो b क्या होता था? tn ar की पावर में n-1 ये होता था।
तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? ए हो गया, आर जो कि निकालना है पावर में क्या जाएगा? n+1 n+1 बिल्कुल सही, n+2 -1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स अब n नहीं है, क्योंकि ये b मेरी n+2 टर्म है, नॉट n होता तो n-1, n+2 होता तो n+2 -1, तो a r की पावर में n+1, तो b by a इज इक्वल टू r की पावर में n+1, ये b था ना इक्वल टू में, तो r किसके बराबर हो गया? b by a 1/n+1, ये मेरा कॉमन रेशियो आ गया। और अगर मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया तो G1 हो जाएगा AR, G2 हो जाएगा AR², G3 हो जाएगा AR³, ऐसे Gn क्या हो जाएगा? AR⁻n, या इसी को क्या लिख सकता हूं? और जैसे पिछले में बताया था, बोलो कोई बोलेगा? Gn को दूसरी टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं? कोई भी? b by r भी लिख सकता हूं, क्योंकि आखिरी टर्म पता है, उसमें से r डिवाइड कर दो तो मैं पीछे आते जाऊंगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। देखो ना, G3 से G2 लाना है तो डिवाइड बाय r करते जाओ, बात वही है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, मतलब अगर बस कॉमन रेशियो, अब कॉमन रेशियो का तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, तो उसके बाद तुम जितने भी इंसर्ट करोगे सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या इस पे क्वेश्चन कराऊं कि चलेगा? समझ में आ गया है? फिर भी तुम बोलोगे तो मैं करवा दूंगा वही सेम क्वेश्चन, 2 और 6 के बीच में आप 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, वही सेम बिल्कुल कर लोगे कि बताऊं? क्वेश्चन जवाब दो। हाँ, आवाज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी थ्योरी हो गई, ठीक है। इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन, कैसे कॉमन रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल सेम जैसा अपन ने एपी में देखा। क्या देखा? ये देखा था हमने, ये सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे जो d निकला था b - a/n+1, अब उसकी जगह b/a 1/n+1 से निकलेगा, और टर्म्स a + d a + 2d करके नहीं निकलेगी, a1 g1 g2 ar² ar³ करके g1 g2 निकलेंगे, ठीक है। अब वही सेम पॉइंट जो हमने एपी में देखा, क्या देखा था इसके बाद एपी में, बताओ सेम पॉइंट? क्या था प्रॉपर्टी, बताओ? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ ज्योमेट्रिक। हाँ, तो यहां पे हम सम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट चल रहा है ना सब कुछ, AR² तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, मैं यहाँ वापस से लिख लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड between two positive numbers a comma b, inserted between two positive numbers a comma b is equal to n times था, तो यहां हो गया अब nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक, जैसे वहां सिंगल अरिथमेटिक मीन था, बिटवीन a and b। तो कैसे लिखोगे बताओ इसको, कोई मैथमेटिकली बताएगा? G1 into G2 into G3 अप टू Gn, प्रोडक्ट हो गया इन सभी का, यहां से लेके यहां तक का, यहां प्रोडक्ट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √ab, तो यहां पे n, तो ये हो जाएगा ab की पावर में n/2। ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई। सर हाँ बोलो। क्या रिपीट करना? क्या एक बार रिपीट करना। लिखा हुआ दिख रहा है, मैंने वही रिपीट करा है। प्रोडक्ट ऑफ, तुम भी रिपीट कर सकते हो बोलते हुए, मैं भी वैसे ही करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड, ये रहा n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड का प्रोडक्ट बिटवीन टू नंबर्स a and b इज इक्वल टू, बेटा लिखे हुए को हम बस ट्रांसलेट कर रहे हैं, nth पावर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आ गया ab की पावर में n/2। और कोई डाउट किसी को? समझ आ गया?
और फिर से जैसा कि वहां एक स्टार मार्क Yes, करके एक sir. पॉइंट लिखा था, क्या लिखेंगे यहाँ पे भी हम एक स्टार मार्क करके पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू, अगर तुम्हें याद हो तो, एप्लीकेबल टू एनी एपी जीपी, बेटा अब जीपी एपी नहीं सॉरी AP हाँ जीपी एप्लीकेबल टू एनी जीपी सीक्वेंस और सीरीज, जो भी बोलो सीरीज, ठीक है, ये किसी में भी वैलिड है। मतलब मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया जाए A1 A2 अप टू A20 आर इन जीपी, तो जरा मुझे बता सकते हो A2 इंटू A3 अप टू A19 की वैल्यू किसके बराबर होगी? डायरेक्ट nth पावर ऑफ, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ n कितना होगा, फिर से वही चीज, n कितना है? 20 18, 20 कहां से हो गया बेटा, बीच में इंसर्ट 18 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए बी, मतलब A1 इंटू A20, A1 इंटू A20 पावर में n कितना है अपना 18 बाय 9. तो ये हो गया A1 इंटू A20 की पावर में 9। देखो अब तुम बोलोगे सर ये कैसे है सर, एक बार फील करवाओ ना। तो एक एग्जांपल ले लेते जीपी का, जैसे पहले देखा था एपी में, 2 4 8 16 32, सबसे इजी, ठीक है। जरा मुझे बताओ 4 इंटू 8 इंटू 16 क्या इसके बराबर हो रहा है 2 इंटू 32 की पावर में, बीच की टर्म से मेरे पास 3/2। देखो क्या ये पूरी वैल्यूज बराबर हो रही है इसी के बराबर, 2 इंटू 32 की पावर में 3/2। चेक करो, ये हो गया एग्जाम्पल, क्योंकि ये सीरीज जीपी में है। चेक करो जल्दी, यस और नो। आ रहा है? सिक्सटी 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 जो भी होता है बेटा LHS में देखो वही तो है। देखो बेटा ये 8 है, इस 16 इंटू 4 को 64 बोलते हैं, 64 होता है 8 स्क्वायर इंटू 8 इज 8 क्यूब। कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से कर लेना जिसको कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 512 बोलता है, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल से भी हमने देख लिया कि ये वाली जो कॉन्सेप्ट जो हमने ज्योमेट्रिक मीन के समय देखी, इंसर्ट करके बीच के जो उनका प्रोडक्ट है, वो जीपी में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे? एक मैंने लिख के बता दिया और एक एग्जांपल से भी बता दिया, जैसे मैंने एपी में भी बताया था। हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट तुम्हें याद रखना है। आज भी हम सिर्फ थ्योरी ले रहे हैं, आज बस थ्योरी आखिरी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन शुरू कर देंगे। एपी, जीपी, एचपी, स्पेशल सीरीज, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। पर सबसे पहले तुम आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स निपटाना, फिर मॉड्यूल और सिंगेज को उठाना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब सिमिलर टाइप से अब हमारे पास हार्मोनिक मीन आता है, तो फटाफट मैं लिख देता हूं, तुम्हें सबको पता है बट स्टिल मैं बता देता हूं। अगर दो नंबर से ए और बी, तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी ऑब्लिक। अगर पैटर्न वाइज याद करना है तो ऐसे याद रखना, फिर 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ये होता है। तो 3 नंबर्स का क्या होगा हार्मोनिक मीन? 3 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। तो n टर्म्स दे दिए मैंने हार्मोनिक मीन, फिर उनका पूछ रहा हूं an तक। अब बताओ हार्मोनिक मीन क्या होगा, पैटर्न बताओ। n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an। दिस इज द हार्मोनिक मीन। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तुम्हारा समेशन मैंने शायद बोला था, पर मैं शायद लेना भूल गया, मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने बता दिया कि तुम्हें डेट कब बोला था समेशन का, कॉम्प्लेक्स का सेक्शन ए प्लस एक्सरसाइज। मैंने डेडलाइन दी थी क्या? नो सर। नहीं दी थी, फिर भी तुमने सबने कर ही लिया है, तो अपन कब रखे? तुम बता दो डेट,
मुझे कब सबमिट करोगे? बहुत सारों ने तो सबमिट कर भी दिया है, बहुत सारों ने कर दिया है, पर बहुत सारों ने नहीं भी किया है, 50% बोल सकते हो। तो कब रखे सबमिशन डेट? अरे कोई डेट तो बोलो, फिक्स करो। संडे और मंडे? सर एफटी के बाद। ठीक है, मंडे नाइट तक कंप्लीट करके मुझे फटाफट करो, क्योंकि हमें फिर सीक्वेंस सीरीज पे भी आना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का सेक्शन बहुत सारों ने कर लिया है, मतलब बहुत सारों ने डाउट भी पूछ लिए, सब हो गया है। तो बस सबमिशन में मंडे को कर देता हूँ। ठीक है, कि कोई ऐसा बोल सकता है सर अभी क्वाड्रेटिक है तो हम क्वाड्रेटिक रिवाइज कर रहे हैं, नॉट एन इशू, मुझे मंडे तक दे देना। ठीक है, ये हो गया। यहां तक कोई डाउट? ये हो गया एन नंबर्स का हार्मोनिक मीन। क्या नंबर्स का एचपी में होना जरूरी है हार्मोनिक मीन के लिए? एचपी में होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जैसा अपन ने देखा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट थ्योरी क्या पढ़ी थी एपी में, जीपी में? बताओ आफ्टर स्टडिंग दिस। इंसर्ट। हाँ बिल्कुल, इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए कॉमा बी। नंबर तो ए कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा H3 अप टू HN कॉमा B। ये हो गया। कैसे निकालेंगे? तो ये नेट सीरीज किस में होती है बोलो? HP में होती है। होती है कि नहीं होती है? वही सेम। और नंबर ऑफ टर्म्स बोलते जाओ, सब सेम चल रहा है, n+2। पर अब हमें सर HP तो सॉल्व करना आता ही नहीं है सर, आपने तो बोला था AP में बदल लो, तो हम AP में बदल लेते हैं। नहीं याद हमें कुछ भी, तो हम ऐसे, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है कैसे निकालेंगे उसके nth टर्म, बट कोई नहीं, अपन प्रूफ से ही जाते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये AP में होगा? नंबर ऑफ टर्म्स मेरी n+2 होगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम 1/b, ये मेरी nth टर्म है, a tn, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1, गलत, n-1 नहीं होगा, n+2-1 इंटू d, ये होगा। और d तो निकालना है हमें, तो d किसके बराबर हो रहा है जरा बताओ? 1/b माइनस 1/a अपॉन में n+1। बोलो यही आ रहा है? 1/a को उधर फेंको, n+1 से डिवाइड करो, तो d आ गया। यस और नो? जवाब दो। यस। और अगर d आ गया तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम थ्योरी से आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी सेकंड टर्म? फर्स्ट टर्म प्लस d। AP की अपन ऐसे तो निकालते हैं, तो 1/H1 होगा 1/a प्लस d, यहां 1/d मत कर देना। ठीक है, ये आ गया। तो H1 कितना होगा? 1/1/a प्लस d। सिमिलरली 1/H2 क्या होगा? सेकंड टर्म, AP है ना पूरी, AP की सेकंड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म सॉरी, 1/a प्लस 2d जैसे अपन ने देखा। तो H2 कितना हो जाएगा? 1/1/a प्लस 2d। तो ये मेरे हार्मोनिक मीन्स निकल के आ रहे हैं। फॉर्मूला मेरा ये होता है, d जो तुम्हें याद रखना है। वहां b माइनस a अपॉन n+1 होता था, तो यहाँ 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1 होता है। एनी डाउट? बिल्कुल सेम एज इट इज चला, हमने कुछ भी आज चेंज नहीं करा। मैंने तुम्हें इसलिए पूरे फ्लो में पढ़ा दिया, हर बार अलग अलग पढ़ाऊं फिर मैं तुम्हें बोलूं याद करो AM में हमने पढ़ा था, याद करो, आधों को याद नहीं रहता, तो बेटर है मैंने साथ में ले ली पूरी थ्योरी AM GM HM की। HM तुम्हें NCERT में नहीं मिलेगा, बट वो इंपॉर्टेंट है फॉर JEE मेंस एज वेल एज एडवांस ऑल्सो, याद रखना। एनी डाउट? ऐसे हम बाकी भी निकाल लेंगे। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस। तो आखिरी जो प्रॉपर्टी थी, जो AP में भी देखी, GP में भी देखी, अब HP में मैं डायरेक्ट पूरा वो लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट तुम्हें लिख रहा हूं मैथमेटिकल वे में, इक्वेशन लिख रहा हूं, चलेगा? वहां था सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, GP में आया प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। क्या लगता है हार्मोनिक मीन में क्या आने वाला है? रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। हाँ बिल्कुल सही। 1/H1 प्लस 1/H3 a कॉमा H1 कॉमा H2 अप टू HN कॉमा B।
1/h1 plus 1/h2 plus 1/h3 up to 1/hn is equal to, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, n टाइम्स तो हो ही रहा है, पर वहां सिंगल अरिथमेटिक मीन होता था, यहाँ पे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन। ध्यान से देखना, n टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल 1 अपॉन सिंगल हार्मोनिक मीन, a और b का हार्मोनिक मीन बोलो 2ab अपॉन a प्लस b, या 2 अपॉन वही वाला 2 अपॉन 1 बाय a प्लस 1 बाय b। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखो ये देखो, ये कहाँ है, ये रहा, दो नंबर्स का होता है 2ab अपॉन a प्लस b, n टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल। याद रखना, जैसे इधर भी रेसिप्रोकल हो गया तो सिंगल हार्मोनिक मीन भी रेसिप्रोकल हो गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, n टाइम्स ऑफ बोलो a प्लस b अपॉन में 2ab। और इसी में वही सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, दैट इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर, बोलो HP HM HP कहां से हो गया, HP ऑल्सो, ठीक है, HP में भी ये वैलिड है, कोई भी ऐसे कोई टर्म्स तुम्हें दे दे तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, जैसे हमने GP और AP में भी देखा, तो वही सेम थ्योरी हमारी इसमें भी चले। एनी डाउट? वो एक पॉइंट मैंने बताया नहीं, वो भी मैं बता देता हूं कि अगर तीन टर्म्स इफ A, B, C आर इन HP, ठीक है, तो अगर HP में होता है तो अभी हमने पढ़ा ना 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b, ये बोल सकता हूं क्योंकि हम बोल सकते हैं 1/a 1/b 1/c AP में होगा, तो डिफरेंस हमारा सेम ही होगा। या इसी को जब सॉल्व करोगे तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, या इसी को जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2ac अपॉन a प्लस c, तो फिर से वही चीज आ गई जो हमने पहले देखी। अगर HP दे दे, HP से कोई लेना देना नहीं होता है HM का, बट अगर HP दे दे तीन टर्म्स HP में है तो B क्या होगा, बेसिकली हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। कैसे? ये हमने प्रूव करा, अगर HP में है तो ये AP में होगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा ही फिक्स रहता है, 2/b इक्वल टू 1/a प्लस, इसको उधर ले गया मैं, वो हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, B आ गया 2ac अपॉन a प्लस c, तो B इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। सेम थ्योरी है, जब तुम इसको वापस से जब एक बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि सब कुछ सिमिलर चल रहा है, बस यहां पे क्या लिखा था, n टाइम्स, यहां लिख भी देता हूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि वहां भी रेसिप्रोकल है ना, ऑफ सिंगल, बोलो सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, ये हो गया। इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। आज हमने सब AM, GM, HM की बेसिक थ्योरी, तुम्हारे स्कूल लेवल पे इंसर्टेड वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्या प्रॉपर्टी है उसकी इंपॉर्टेंट जो किसी भी GP, AP, HP में लग सकती है, ये हमने सब कुछ देख लिया। और स्टार्टिंग में एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी, समेशन, इन चारों सीरीज का स्पेशल फॉर्म, ये तुम्हें याद रखना है। फिर एक HP का थोड़ा बहुत रिवीजन भी करवा दिया कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं उसकी, और ये क्वेश्चन करा था। तो ये आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास से और भी जो प्रॉपर्टीज आएगी APGP, वो सब हम क्वेश्चंस के थ्रू अब देखेंगे, ठीक है, मतलब अब हम क्वेश्चंस पे उतर जाएंगे। अब तुम चाहो तो NCERT RD खत्म कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज की, कुछ बच्चों ने पहले ही कर ली है, नहीं करी है तो तुम वो भी अब कर सकते हो, मैंने तुम्हें सब बेसिक चीजें बता दी है। बोलो, AM, GM, HM की इनइक्वालिटी पहले पढ़ा दी है, पर मैं कुछ क्वेश्चंस वापस से करवाऊंगा भी ताकि रिकॉल हो जाए, पर मैंने उसका तुम्हें वीडियो और वो भेज दिया है, जिसको नहीं मिला है तो वो मांग भी सकता है, ठीक है। क्या यहाँ पे वाइंड अप करे लेक्चर को, क्योंकि मेरा 4 बजे से वापस से लेक्चर भी है, इसलिए आज 3:50 तक ही था लेक्चर। ओके, कैन बी वाइंड अप नाउ? यस सर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? नो सर। चलो ओके, हाँ बोलो। जो NCERT नहीं करता है या NCERT नहीं भी करो तो RD के सिर्फ सॉल्व एग्जांपल अच्छे से कर लो, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि तुम सिंगेज के अनसॉल्व करते हो और मॉड्यूल के भी अनसॉल्व क्वेश्चन करते हो, तो सॉल्व सिर्फ तुम्हें करने हैं RD के, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का पेपर RD के सॉल्व एग्जांपल से बनता है, यह NCERT के क्वेश्चन से बनता है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मतलब वो मैं इसलिए मैंडेटरी करता हूं ताकि तुम्हारे स्कूल में मार्क्स पूरे में से पूरे आए और उसको बार बार रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। बाकी सब चीजें अपने सिंगेज और मॉड्यूल से ही होगी। जो AITS आएगा, अगर तुमने सिंगेज नहीं करी है तुम अटकोगे, मेरे नोट्स नहीं पढ़े तो अटकोगे,
ठीक है, तो तुम्हें ये चीजें काम आने वाली है। AITS हो गया, टर्म टेस्ट हो गया, वहां आरडी काम नहीं आएगी। अगर कोई आरडी पढ़ के ये देगा, टर्म टेस्ट देगा, एफटी में फिर भी कुछ परसेंट काम आ जाए, बिल्कुल कुछ परसेंट, आंशिक परसेंट, पर टर्म टेस्ट AITS में आरडी काम नहीं आएगी। तुम्हें सिंगेज, मॉड्यूल, नोट्स जितना हो सके उतना कर लो, मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, जैसे कि बाकी बैचेस के भी बच्चे कर रहे हैं। तो अगर उनको भी कॉम्पीट करना है, ये 3 चीजें दिमाग में रखना पूरे 2 साल तक। ये मैं पूरे 2 साल का तुम्हें बता रहा हूं। वे अगर बोर्ड में पूरे में से पूरे लाने हैं, जितने पुराने बच्चे लाए उन्होंने आरडी के हर एक सॉल्व एग्जांपल करे थे। एनसीईआरटी मोर देन 80% उसी में आ जाती है, अगर तुमने देखा हो तो। आती है कि नहीं आती है? अगर आरडी के सॉल्व एग्जांपल कर लिए तो तुम देखना, आ जाती है सब उसमें। ठीक है, चलो तो हम यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर अटेंडेंस, सर अटेंडेंस, हाँ 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 सही पकड़े। जस्ट अ मिनट, डाउनलोड कल भी नहीं ली थी सर। ले हो गया। ठीक है, चल ओके, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।